नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 18वीं लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला, लगातार दूसरी बार बने स्पीकर। के सुरेश को हराकर जीता ये चुनाव। लद्दाख ने हासिल की फुल फंक्शनल लिटरेसी, उल्लास योजना के तहत अचीव किया माइलस्टोन। 2019 में मिला संघ शासित प्रदेश का दर्जा। और असम में अंबुबाची मेले का आयोजन, मां कामाख्या के मंदिर में लगता है मेला। 51 शक्तिपीठों में शामिल है कामाख्या मंदिर। आइए खबरों की शुरुआत करें। तमाम अटकलों के बीच फाइनली 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो गया। 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर के पद पर ओम बिरला साहब को चुन लिया गया है। वे लगातार दूसरी बार स्पीकर के पद पर चुने गए हैं। वे राजस्थान की कोटा सीट से सांसद हैं। उनके खिलाफ विपक्ष ने सांसद के सुरेश को उतारा था। लोकसभा के इतिहास में चौथी बार स्पीकर के पद के लिए चुनाव आयोजित किए गए हैं। इससे पहले 1952 में, 1967 में और 1976 में लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव हुए हैं। देखिए, आमतौर पर सत्ताधारी दल का व्यक्ति लोकसभा स्पीकर के पद पर और डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्षी दल के सांसद को चुना जाता है। लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर के पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद हो गया, तो चुनाव की प्रक्रिया आयोजित की गई। हालांकि सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त सीट्स के चलते ये चुनाव जीतना लगभग तय था। आपको बता दें, पहली लोकसभा में स्पीकर के पद पर जीवी मावलंकर को चुना गया था। सबसे पहले समझते हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 93 के मुताबिक लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है। आमतौर पर स्पीकर का पद लोकसभा के पूरे कार्यकाल तक होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में स्पीकर अपने पद से रिजाइन भी कर सकता है। लोकसभा के स्पीकर का पद संसद में एक अहम पद होता है। इससे शक्तियां 3 स्रोतों से हासिल होती हैं। पहला तो है भारत का संविधान, फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और संसदीय परंपराएं शामिल हैं इसमें। स्पीकर के पद के लिए योग्यता की बात करें तो स्पीकर को लोकसभा का सांसद होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के कार्यों की बात करें तो लोकसभा स्पीकर सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। स्पीकर संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं। सदन में विवाद हो जाने पर स्पीकर नियम के अनुसार कार्रवाई भी करते हैं। लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं करते, न ही वो किसी प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर वोट हों तो निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। साथ ही कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये डिसाइड करने की शक्ति भी लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। भारत एक विविधताओं वाला देश है और ये विविधताएं भारत के हर कोने, हर क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इन्हीं विविधताओं में से एक असम के कामाख्या मंदिर में लगने वाला अंबुबाची मेला है। ये मेला एक सालाना त्योहार है। मान्यता है कि मां कामाख्या साल में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म में होती हैं, और इसी दौरान मंदिर के पट 3 दिनों के लिए बंद किए जाते हैं। इन्हीं 3 दिनों के दौरान इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए पूरे भारत से लोग पहुंचते हैं। इस साल मेले की निवृत्ति यानी समाप्त होने का दिन 26 जून को है। निवृत्ति के दिन ही मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। मां कामाख्या या कामेश्वरी इच्छा की प्रसिद्ध देवी हैं। ये मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। कामाख्या मंदिर धरती पर मौजूद 51 शक्तिपीठों में सबसे प्राचीन है। भारत में प्रचलित तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु है। एक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर को नरकासुर नाम के राक्षस ने मां कामाख्या के सम्मान में बनवाया था। मंदिर का पुनर्निर्माण कामता राजवंश के अंतिम शासक नर नारायण के संरक्षण में करवाया गया था। मंदिर के आर्किटेक्चर में नागर शैली और मुगल स्टाइल का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। आपको बता दें कि असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। ये उत्तर पूर्व में जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है, क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर है। असम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जानते हैं। इस राज्य में भारत के 6 भू आकृतिक विभाजनों में से 3 मौजूद हैं। नॉर्दर्न हिमालय के तौर पर ईस्टर्न हिल्स, उत्तरी मैदान के तौर पर ब्रह्मपुत्र का मैदान और दक्कन पठार के तौर पर कार्बी एंगलोंग मौजूद है। असम अपनी सीमा भूटान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय से साझा करता है।
हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, PT और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 26 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन, और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए। हाल ही में लांसेट ग्लोबल स्टडीज ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसके मुताबिक भारत की आधी आबादी फिजिकली अनफिट है। लांसेट के डेटा के मुताबिक भारत की आधी वयस्क आबादी WHO द्वारा फिजिकल एक्टिविटी के लिए जारी की गई गाइडलाइंस पर खरी नहीं उतरती। भारतीय वयस्क आबादी में फिजिकल इनएक्टिविटी की ये दर साल 2000 में 22.3% के आसपास थी, जो साल 2022 में 49.4% है। महिलाओं में फिजिकल इनएक्टिव होने की दर पुरुषों के मुकाबले और ज़्यादा है। जहां पुरुषों में ये आंकड़ा 42% है, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा 57% के करीब है। महिलाओं में ये आंकड़ा ज़्यादा होने की वजह लंबे वक्त से बैठा एक नोशन है। दरअसल महिलाओं का मानना है कि वे जो घरेलू काम करती हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज को रिप्लेस कर सकता है। लांसेट की माने तो साल 2030 तक भारत की 60% आबादी फिजिकली अनफिट होगी, और इस फिजिकली इनएक्टिव होने के चलते जनता में बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। आइए एक बार देखते हैं कि WHO फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर क्या राय रखता है। WHO के मुताबिक हर वयस्क व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 150 से 300 मिनट के लिए एरोबिक एक्टिविटीज करनी चाहिए। WHO के मुताबिक फिजिकल इनएक्टिविटी वयस्कों में कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया और कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती है। अब सवाल है कि क्या भारतीयों को इस पर चिंता करने की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। दरअसल भारतीयों का जेनेटिक सिस्टम अन्य नस्लों के मुकाबले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मतलब है हार्ट और डायबिटीज। संघ शासित प्रदेश लद्दाख ने फुल फंक्शनल लिटरेसी हासिल कर ली है। लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से ज्यादा साक्षरता हासिल कर ली। ये घोषणा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा के द्वारा की गई है। एक बार भारत की साक्षरता से जुड़े आंकड़े देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर है 74.04। वहीं पुरुषों की अगर साक्षरता दर की बात करें तो यह है 82.14, और महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मकसद है 15 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सशक्त बनाना जो स्कूली शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। पूरे भारत में लागू ये योजना नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक है। ये योजना शिक्षा मंत्रालय को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लागू की जा रही है। वहीं योजना को लागू करने की इम्प्लीमेंटेशन यूनिट स्कूल है। योजना में केवल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें उन कंपोनेंट्स को भी शामिल किया गया है जो 21वीं सदी के नागरिकों की जरूरत है। इसमें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर इत्यादि शामिल है। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, जिसमें व्यापक तौर पर एडल्ट एजुकेशन शामिल है। योजना के तहत ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम यानी OTLAS का प्रयोग करते हुए 5 सालों में 5 करोड़ लोगों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की लर्निंग का लक्ष्य है। एक बात और यहाँ नोट करिए कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रोग्रेसिव कदम उठाते हुए हर जगह एडल्ट एजुकेशन यानी वयस्क शिक्षा के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। इसके पीछे तर्क है कि वयस्क शिक्षा में 15 साल से ऊपर के सब लोग शामिल नहीं हो पाते। वहीं एजुकेशन फॉर ऑल एक व्यापक शब्द है। आपको बता दें कि लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को संघ शासित प्रदेश बना है। उससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। संघ शासित प्रदेश बनने के बाद से ही यहाँ के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ साथ 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों की तरह विशेष दर्जा चाहते हैं। मांग कर रहे लोगों का कहना है कि यदि सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकती तो कम से कम लद्दाख को विधानमंडल वाला संघ शासित प्रदेश बनाया जाए। आपको बता दें, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं।
छठी अनुसूची के तहत शामिल इन राज्यों को अनुच्छेद 244 के प्रावधानों के मुताबिक स्वायत्त प्रशासनिक विभाग गठित करने का अधिकार होता है। इन विभागों को राज्य के भीतर विधायन, प्रशासन और न्यायिक स्वायत्तता हासिल होती है। 5वीं अनुसूची के तहत छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को लेकर प्रावधान है। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना एक मुश्किल काम है। संविधान में साफ है कि छठी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ी है। देश के अन्य राज्यों के लिए 5वीं अनुसूची मौजूद है। सरकार को ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। चलिए आज का टर्म ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का टर्म ऑफ द डे कृषि से जुड़ा है। टर्म है इंटरक्रॉपिंग। आपने कई बार कृषि के मेथड्स पढ़ते हुए इंटरक्रॉपिंग के बारे में सुना जरूर होगा। जब किसान एक साथ या दो या फिर दो से ज्यादा फसलों को प्रॉपर रो अरेंजमेंट के साथ उगाते हैं तो इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। वहीं जब दो से ज्यादा फसलें बिना प्रॉपर रो अरेंजमेंट के उगाई जाती हैं तो इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। प्रॉपर रो अरेंजमेंट से मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए किसान गेहूं के साथ मूंग की फसल उगा रहे हैं। जब एक रो में गेहूं और दूसरे में मूंग के सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा तो इसे कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। वहीं जब बिना किसी सीक्वेंस के फसलें उगाई जाएंगी तो इसे कहेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के मकसद से कुछ प्रिंसिपल प्रस्तुत किए। इसे यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी नाम दिया गया। इस पहल का मकसद मानवाधिकारों को प्राथमिकता देना, जलवायु कार्रवाई, लोकतंत्र और शांति का समर्थन करना है। यह पहल 5 प्रमुख सिद्धांतों का एक सेट है जिसमें सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड प्लूरलिस्टिक मीडिया, हेल्दी इंसेंटिव, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च और पब्लिक एम्पावरमेंट शामिल है। दरअसल वर्तमान में डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच जैसे कंटेंट तेजी से बढ़ रहे हैं। 1200 विद्यार्थियों और टेक्निकल कर्मचारियों ने गूगल और अमेजन में शामिल न होने का संकल्प लिया है। इसकी वजह है प्रोजेक्ट निम्बस। यह $1.2 अरब का एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है। ये इजरायली सरकार और आर्मी का एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक और अमेजन शामिल हैं। ये कंपनी इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल की सेना और सरकार के लिए क्लाउड और AI सर्विस प्रदान करती है। फिलहाल लोगों को लगता है कि इन कंपनी की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ कर रहा है। हर साल 26 जून को वर्ल्ड ड्रग्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को नशे की लत से होने वाले खतरों और अवैध ड्रग व्यापार के जोखिमों के बारे में जागरूक करना है। इस वर्ष की थीम एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन रखी गई है। इस मौके पर UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी करता है। इसके इतिहास की बात करें तो 7 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाने की घोषणा की। इसे ही वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से जानते हैं। नासा समय समय पर हमारे ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक तस्वीरें जारी करता रहता है और ये तस्वीरें अक्सर अंतरिक्ष से आश्चर्यचकित या मंत्रमुग्ध करने वाली घटनाओं को दिखाती हैं। लेकिन इस बार जारी की गई तस्वीरें अंतरिक्ष की न होकर धरती की हैं। हम बात कर रहे हैं नासा द्वारा जारी जाइगेंटिक जेट्स की तस्वीरों की। यह एक प्रकार की लाइटनिंग डिस्चार्ज है जिसे थंडर स्टॉर्म और आयनोस्फीयर के बीच बनता देखा गया। जाइगेंटिक जेट्स बादलों से जमीन पर गिरने वाली बिजली से अलग होते हैं और यह जमीन पर गिरने वाली सामान्य बिजली की तुलना में 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसका निचला भाग नीले जेट्स और ऊपरी भाग लाल स्प्राइट्स के समान दिखता है। गैर सरकारी संगठन क्राई यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू ने बच्चियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का मकसद स्कूलों में लड़कियों की घटती भागीदारी को बढ़ाना है। इस जागरूकता अभियान का शीर्षक पूरी पढ़ाई देश की भलाई रखा गया है और इसका इंग्लिश टाइटल है कंप्लीट एजुकेशन इज बेनिफिशियल टू द नेशन। 7 सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान 24 जून को शुरू हुआ और 15 अगस्त को समाप्त होगा। इसका मकसद शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। इससे लड़कियों की शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने और जागरूकता लाने में मदद मिलेगी। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न।
सवाल है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में लगता है? उत्तराखंड, असम, लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न किए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? श्रीनगर, कोलकाता, ग्वालियर या फिर कोझिकोड। और सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट या फिर पद्मजा नायडू। और सही जवाब है विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।